हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल एजुकेशन हब पर। आज हम बात करेंगे भाग 4 के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? भाग 4 के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आते हैं। इससे पहले आगे बढ़े, हम पिछली वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। उसमें मैंने भारत का संविधान पढ़ाया था, जिसके अंतर्गत भाग 1, भाग 2 और भाग 3 को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे भाग 4 की, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल @एजुकेशन हब 940 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा @एजुकेशन हब 940। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं भाग 4 को। भाग 4 क्या है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच किया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारत के संविधान भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच किया गया है। संविधान सभा के सलाहकार BN राव की सलाह से नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। कहने का मतलब ये है, जो भारत के संविधान के सलाहकार थे BN राव, उनने कई समय तक मतभेद होते रहे। भारतीय सभा के जो संविधान सभा के सदस्य थे, तो उन्होंने मौलिक अधिकार के साथ साथ नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया, जो कि किसी राज्य को प्रदान किए जाते हैं या राज्य सरकार को प्रदान किए जाते हैं। वो राज्य से संबंधित कार्यों को लागू करता है। तो इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। यह आयरलैंड से लिया गया था। ये जो संविधान में राज्य नीति निर्देशक के तत्व है, वो किस देश से लिए गए थे? ये आयरलैंड से लिए गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए बनाए जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण राज्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत यदि राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है, तो कोई व्यक्ति वाद या अपनी बात लेकर न्यायालय में नहीं जा सकता। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि मौलिक अधिकार, किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होने पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी जा सकती है, लेकिन इसके अंतर्गत ऐसा कुछ नहीं है। यदि सरकार चाहेगी तो वह नियम लागू करेगी, अन्यथा वह कोई व्यक्ति न्यायालय में उसके खिलाफ याचिका नहीं डाल सकता। ठीक है, राज्य जब भी कोई नीति या कानून बनाएगा, वह जात पात व अमीरी गरीबी पर भेद नहीं करेगा। इस नीति निर्देशक तत्व में राज्य को कोई भी नीति या कानून बनाते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह कोई भी जात पात व अमीरी गरीबी पर भेद ना करे, सबके लिए समान कानून का निर्माण करे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना अनुच्छेद। अब स्टार्टिंग करते हैं अनुच्छेद 36 से। अनुच्छेद 36 में कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा के बारे में बताया, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया है कि यह किसी भी राज्य को प्रदान किए जाते हैं और यह परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति वाद को लेकर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो सकता, यह इसकी परिभाषा है। अनुच्छेद 37 कहता है नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, क्या करना? इसको लागू करना किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। यह नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 38 कहता है कि लोक कल्याण के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता होनी चाहिए। ठीक है, लोक कल्याण के लिए क्या चीज होनी चाहिए? सामाजिक और आर्थिक स्थिति समान होनी चाहिए। अनुच्छेद 39 के बारे में बात करते हैं। ये कहता है कि समान कार्यों के लिए समान वेतन। यदि कोई व्यक्ति समान कार्य कर रहा है, यदि दूसरा व्यक्ति भी वही काम कर रहा है, तो दोनों के बीच समान वेतन होना चाहिए। ठीक है, समान न्याय और निशुल्क विधिक सलाहकार या सहायक। ठीक है, अनुच्छेद 39 का ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति गरीब है या पैसों से कम है, तो उस व्यक्ति को न्यायालय द्वारा एक कानूनी सलाहकार यानी सरकारी
वकील उसको दिया जाएगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 39 का कहता है। अनुच्छेद 40 के बारे में बात करते हैं, पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान? ये आता है अनुच्छेद 40 के अंदर। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अनुच्छेद 40, इसे गांधी अनुच्छेद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये गांधी जी का एक सपना था कि पंचायती राज की स्थापना करना, तो इसलिए इसे गांधी अनुच्छेद भी कहा जाता है। तो यदि क्वेश्चन आए कि गांधी अनुच्छेद किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो आप अनुच्छेद 40 को टिक करिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 41 की। ठीक है, 41 की बात करते हैं। तो इसमें है कमजोर व असहाय लोगों की सहायता प्रदान करना, यानी सरकार द्वारा जो भी कमजोर लोग या असहाय लोग हैं उनको सरकारी रूप से जो भी सहायता हो वह प्रदान करना इस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 42 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 42 कहता है श्रमिकों की कार्य दशा पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, और प्रसूति सहायता का प्रबंध किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति किसी जगह मजदूरी या कोई भी कार्य करता है तो उसकी सुरक्षा और साफ सफाई का वहाँ अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। ये अधिकार हमें कौन देता है? अनुच्छेद 42 देता है। इसके अंतर्गत एक पॉइंट और है कि प्रसूति सहायता का प्रबंध करना। यदि कोई भी महिला गर्भवती होती है तो उसे सरकार की तरफ से 6 माह का अवकाश का प्रावधान है। ठीक है, कितने माह का प्रावधान है? 6 माह का अवकाश प्रावधान है। ठीक है, अगले के बारे में बात करते हैं, अनुच्छेद 43 या 43 की। मजदूरों को उचित मजदूरी प्रदान करना। ये अधिकार कौन सा देता है? अनुच्छेद 43 देता है कि मजदूरों को उचित या अच्छी मजदूरी या सैलरी उनको प्रदान करना। ठीक है, अनुच्छेद 44 के बारे में बात करेंगे। ये है समान सिविल संहिता या सभी नागरिक समान है। इसका कहने का मतलब ये है कि सभी व्यक्ति एक हैं, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, ये कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 44 देता है कि सभी नागरिक एक समान है, कोई भी अमीर गरीब ऐसा कुछ नहीं है, सब कानून की नज़र में सब समान है। अनुच्छेद 45 के बारे में बात कर लेंगे। ये कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए, ठीक है, 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य का प्रबंध करना। ठीक है, शिक्षा व स्वास्थ्य का उचित प्रबंध करना। ये कौन सा अनुच्छेद हमें अधिकार देता है? अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 46 के बारे में बात कर लेते हैं। तो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों से के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 46 का मतलब ये है जो भी अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग हैं या कोई भी कमजोर व्यक्ति, उनकी शिक्षा से संबंधित जो भी मदद होगी वह सरकार करेगी। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के बारे में है ये। तो अगले के बारे में बात करते हैं, अनुच्छेद 47 की। महानिषेध। ठीक है, पोषण स्वास्थ्य की व्यवस्था करना। महानिषेध का मतलब किसी भी नशीली पदार्थों से व्यक्ति को दूर करना है, सरकार के उद्देश्य हैं। जैसे कई उद्देश्य या योजनाएं चलती हैं, उसके तहत पोषण और स्वास्थ्य की व्यवस्था भी करना। यदि कोई व्यक्ति नशे से ग्रस्त है तो उसको किसी तरीके से उसको प्रोत्साहन करना है कि वह नशे से बाहर आए और उसका फिर पोषण स्वास्थ्य की व्यवस्था करना। ठीक है, ये किसके अंतर्गत प्रदान है? अनुच्छेद 47 के अंदर यह प्रदान है। अनुच्छेद 48 की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत कृषि पशुपालन का संगठन। ठीक है, कृषि और पशुपालन को आगे बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 48 का प्रबंध किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है? कृषि और पशुपालन के संगठन को आगे बढ़ाना। अनुच्छेद 49 के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक व स्थानों का संरक्षण। जो भी हमारे भारत में राष्ट्रीय स्मारक हैं या इतिहास की पुरानी इमारतें हैं, उनको संरक्षण व सुरक्षा प्रदान करना किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 49 या 49 के अंतर्गत आता है। ठीक है, बात कर लेंगे अनुच्छेद 50 की। ठीक है, अनुच्छेद 50 कहता है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। यानी न्यायपालिका है, उसमें एक कार्यपालिका होती थी, उसको न्यायपालिका से अलग कर दिया है। ठीक है, इन दोनों के कानून अलग अलग कर दिए गए हैं। ये अनुच्छेद किसके अंतर्गत किया गया है? 50 के अंतर्गत। तो याद रखिएगा, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 50 के अंतर्गत।
तो आखिरी अनुच्छेद पढ़ेंगे इसका हम, अनुच्छेद 51। ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। ठीक है, क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। तो इसका मतलब यह है कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति से नुकसानदायक हो या विदेशी पर्यटकों या विदेशी मामलों में असुरक्षित माना जाए। तो ये नीति निर्देशक तत्वों के लिए अनुच्छेद 51 क्या कहता है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा वो अंतर्राष्ट्रीय शांति को भंग या असुरक्षित करे। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगली वीडियो में बात करेंगे हम भाग 5 की।